हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हमें स्टार्ट करना है हमारे ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस की ओर से। हमें ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस आज की वीडियो में करने हैं और फिर हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे विच इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कहा था कि आप ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस को ट्राई ज़रूर करना, बट आज मैं आपको खुद से करा रही हूँ। जिसने नहीं भी किए तो आज वीडियो के अंदर आप समझ के इसको अच्छे से कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, उसके बाद आप वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग आर मैटर, कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इनमें से हमें बतानी है कि मैटर हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास चेयर। तो आप सभी को पता है जो चेयर है उसका अपना कोई मास भी है, चेयर का अपना एक मास है, तो चेयर तो मैटर में ही कंसीडर होगी क्योंकि वो कोई ना कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है। अब आती है एयर। सो एयर भी मैटर होती है। एयर कैसे मैटर है, अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि एयर कैसे मैटर है, क्योंकि एयर का भी अपना वेट होता है। एयर का भी अपना एक वेट होता है जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और एयर जो है वो कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, और वो पार्टिकल्स की बनी होती है, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स की बनी हुई होती है एयर। और एयर जो है वो हर जगह फैली होती है, जहाँ भी हम देखते हैं वही एयर होती है। तो एयर भी हमारी जो स्काई है उसके अंदर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसका भी अपना एक वेट है। तो चेयर जो है वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, यहाँ पे एयर जो है वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो हम इन दोनों को मैटर के अंदर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है लव। तो लव आप सभी को ही पता है कि ये कोई मैटर नहीं है, क्योंकि ये कोई स्पेस भी नहीं ऑक्यूपाई करती, ना इसका कोई वेट होता है। स्मेल भी मैटर नहीं है, क्योंकि ये कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। आपको मैटर की डेफिनेशन पता ही है, तो आप वहाँ से इजीली इनको बता सकते हो कि कौन यहाँ से मैटर है और कौन नहीं है। हेट भी एक फीलिंग होती है, ये मैटर नहीं होता। एलिमेंट्स भी कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इनका अपना एक मास होता है, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो एलिमेंट्स जो है वो मैटर में कंसीडर होंगे। उसके बाद है थॉट जो हमारी फीलिंग है, मतलब हम सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचना, तो ये मैटर में कंसीडर ऑफ कोर्स नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोल्ड। तो कोल्ड भी कोई मैटर नहीं है, आप सभी को ही पता है, ये ऑफ कोर्स मैटर में कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि ये एक हमारी डिसीज़ के अंदर आता है कि किसी को मतलब कोल्ड हो गया है ना, तो ये मैटर ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि ये इनको स्पेस नहीं ऑक्यूपाई कर रहा है, ये जस्ट हमको हो रहा है ना। देन नेक्स्ट है हमारे पास लेमन वाटर। तो लेमन वाटर जो है वो एक लेमोनेड यानी कि नींबू पानी है, तो ये कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जब हम इसको बनाते हैं तो हम ग्लास में डाल के ही बनाते हैं, तो कोई ना कोई इसका अपना कोई मास भी है, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये मैटर कंसीडर होगा। नेक्स्ट आता है स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम जो है ये भी मैटर कंसीडर होता है। कैसे? अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल है वो कैसे मैटर कंसीडर हो रही है। तो देखिए, जो स्मेल है वो मैटर कंसीडर हो रही है क्योंकि उसके अंदर, स्मेल के अंदर कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। एयर के अंदर कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जो कि ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस, और उनका अपना कोई मास भी है। जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है उसको हम मैटर कंसीडर करते हैं, क्योंकि कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी एयर में प्रेजेंट हैं, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं और उनका अपना कोई मास भी होता है। तो इसमें से आपके पास क्या क्या हो गए मैटर? एक तो चेयर आपकी मैटर है, एक एयर मैटर हो गया, लव स्मेल हेट मैटर नहीं है, एलिमेंट्स मैटर हो गया, आपका लेमन वाटर और स्मेल ऑफ परफ्यूम। जो मैंने यहाँ पे पिंक से किए हैं वो सभी आपके मैटर कंसीडर होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होप्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो हमें इसका रीज़न देना है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे। ये कहता है कि जब हम कोई खाना बना रहे हैं, गर्म है खाना, तो हमें अगर हम कहीं भी दूर बैठे हैं तो हमें खाने की स्मेल आएगी। जो भी हमने बनाया हमें उसकी स्मेल आ जाती है कि अच्छा आज ये बना है खाने में, है ना। बट
टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। बट अगर जो खाना है वो ठंडा हो चुका है तो आपको उसकी कोई स्मेल नहीं आएगी, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। तो इसका क्या रीज़न है? बेसिकली इसका रीज़न ये है कि जो हॉट सिजलिंग फूड होता है, यानी कि जो गर्म खाना होता है, उसकी स्मेल हमें बहुत सेवरल मीटर्स अवे आती है, मतलब कुछ दूरी तक आती है, क्योंकि जो हॉट फूड के पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। देखिए, जो हॉट फूड के पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाई है, ठीक है, और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उनका वो भी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड। एक तो इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है और इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी ज़्यादा है अगर हम कंपैरिजन करें कोल्ड फूड से। यानी कि जो कोल्ड फूड है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होता है, जिसकी वजह से हमें कोल्ड फूड की स्मेल नहीं आती। बट अगर हमने कोई गर्म खाना बनाया, हॉट फूड बनाया है, तो हमें उसकी स्मेल आती है। आई होप सो आपको ये आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। कि जो डाइवर है वो जो पानी है स्विमिंग पूल के अंदर उसको कट कर रहा है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? कि ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है? सो ये मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर ही कराया था, जिसके अंदर हमने एक्टिविटी की थी कि हमने फिंगर्स से वाटर को कट किया था। तो ये सेम वही है। ये जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैं ये शो कर रहे हैं कि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं, है ना, और इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जिसकी वजह से जब हम कट करते हैं तब तो ये अपना स्पेस छोड़ रहे हैं। जैसे ही हमने अपनी फिंगर हटाई थी उस एक्टिविटी के अंदर, तो वैसे ही वो अपना स्पेस जो है वापस से ले रहे थे। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, जिसकी वजह से जब तक डाइवर उसको कट कर रहा है तब तक तो उसको लगेगा कि यस वाटर कट रहा है, बट जैसे ही वो कट करना स्टॉप कर देगा तो वाटर वापस से वहीं पर आ जाएगा जहाँ पर वो पहले था। आई होप सो थर्ड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर? तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी भी हैं, तो आपने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं तो आपको ये सारी हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है ना। हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, पार्टिकल्स हैव अ स्पेस बिटवीन दैम, और हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो आप वही करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होप सो आपको ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। सो नाउ अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं चैप्टर के, विच इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर, कि जो मैटर है उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं। सो बेसिकली आप सभी को पता ही होना चाहिए कि जो मैटर है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड उनका नेम क्या है? फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। जो हमारी फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है वो है सॉलिड, सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर है लिक्विड, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है गैस। हम जितने भी अपने आसपास मैटर देखते हैं तो वो 3 फॉर्म्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। जो मैटर हैं वो 3 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो आपको आंसर करना है प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है वो 4th स्टेट ऑफ मैटर है। वैसे बेसिकली तो 3 ही मेंशन है आपकी बुक के अंदर, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट 4th स्टेट ऑफ मैटर भी पूछी जा सकती है, तो वो है आपकी प्लाज्मा। अब देखिए, हमने ये तो पढ़ लिया कि जो स्टेट ऑफ मैटर है वो 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपके एनसीईआरटी के अंदर ये 3 ही मेंशन है, बट 4th स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा होती है, जो कि मैंने आपको बताई है। अब हम इनको डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सॉलिड स्टेट से। सो देखिए, जितने भी अपने आसपास आपकी सॉलिड चीज़ हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है।
जो सॉलिड स्टेट है यानी कि जो सॉलिड है, जितनी भी चीज़ें हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, जो भी सब्सटेंसेस सॉलिड हैं उनकी सबसे पहली बात तो ये कि उनका जो शेप है वो डेफिनेट होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये, दे हैव अ डेफिनेट शेप। उनकी जो शेप है वो डेफिनाइट होती है, यानी कि वो चेंज नहीं हो सकती, जो शेप है वो ही रहेगी। सेकंड, उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो डिस्टिंक्ट होती हैं, दे हैव अ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। थर्ड, जो सॉलिड स्टेट है उनकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होती हैं, दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम्स। सो ये तीन चीज़ें हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो उनकी शेप है वो डेफिनाइट होती है, यानी कि जो शेप बन चुकी है वो ही रहेगी, चेंजेस नहीं हो सकते। बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट रहती हैं, वॉल्यूम्स फिक्स्ड रहती हैं। अब जो मेन चीज़ हमें इसमें याद रखनी है बेसिकली वो ये कि जो सॉलिड स्टेट है उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो नेग्लिजिबल है। सॉलिड स्टेट के अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो नेग्लिजिबल है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि कॉम्प्रेसिबिलिटी ये कैसा वर्ड आ गया। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है, अगर आपने साइंस के अंदर पढ़ा हो, सपोज करो ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है और अगर हम इसको प्रेस करते हैं दोनों साइड से तो ये अपनी शेप चेंज नहीं करता, ये एज इट इज़ रहता है। सपोज करो ये मैंने बॉक्स लिया है, तो अगर मैं दोनों साइड से इसको पुश कर रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ इसके ऊपर, सपोज करो मैंने दोनों साइड से फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, तो ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, जैसे पहले था बाद में भी वैसा ही। तो जो सॉलिड स्टेट है, जितने भी सब्सटेंस सॉलिड होंगे वो अपनी शेप चेंज नहीं करते, तो उनमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नेग्लिजिबल होता है। आई होप सो आपको कंप्रेसिबिलिटी का मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नाउ एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जब भी हम सॉलिड पर कोई आउटसाइड से फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि कोई बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक फोर्स यहाँ से अप्लाई किया, एक फोर्स यहाँ से अप्लाई किया, बट जो सॉलिड है उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आया, जैसे उसकी शेप पहले थी वैसी ही उसकी शेप बाद में रही, उसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं आया। तो सॉलिड के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि अगर हम उन पर कोई भी फोर्स एक्ट कराते हैं तो उनकी शेप चेंज नहीं होती है, उनकी शेप जैसी पहले थी वैसी ही बाद में रहती है। कई बार हो भी सकता है कि अगर हम ज़्यादा हैवी फोर्स अप्लाई करें तो हो सकता है सॉलिड ब्रेक हो भी जाए, हो सकता है, माइनर केसेस में होता है, 1-2% ही हो भी सकता है, बट सॉलिड्स की शेप को चेंज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि जो सॉलिड हैं वो रिजिड होते हैं। एक और चीज़, सॉलिड्स जो हैं वो रिजिड होते हैं, इसी वजह से हम उनकी जो शेप है उसको चेंज नहीं कर सकते, जैसी शेप पहले थी वैसी ही बाद में रहेगी, फोर्स अप्लाई करने से जो पहले थी वो ही और फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वो ही। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब सपोज़ कीजिए मेरे पास एक रबर बैंड है, आपकी एनसीईआरटी ने ये एग्जांपल्स लिए हैं जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए सपोज़ कीजिए आपके पास एक रबर बैंड है, तो कहता है व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग। सपोज़ करो ये मेरे पास एक रबर बैंड है, अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो क्या इसकी शेप चेंज होगी? यस, इसकी शेप कुछ इस तरीके की हो जाएगी। पहले इसकी शेप ऐसी थी, अब इसकी शेप ऐसी हो गई, ये पहले थी इसकी शेप, अब इसकी शेप ऐसी हो गई अगर हमने रबर बैंड को स्ट्रेच किया। तो कहता है क्या ये सॉलिड है? देखो जो रबर बैंड है वो अपनी शेप चेंज करेगा जब हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, है ना। हमने दोनों साइड से इस पर, मतलब देखो यहाँ से नहीं, सॉरी, हमने अंदर से इस पर फोर्स लगाया, सपोज करो कुछ F, तो ये स्ट्रेच हुआ है ना। तो देखो रबर बैंड जो है वो अपना शेप चेंज करेगा अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे, फिर से ही वो सेम शेप ले लेगा अगर हम उस पर फोर्स लगाना रिमूव कर देंगे। देखो जब तक हमने फोर्स लगाया उसने अपनी शेप चेंज करी, बट जैसे ही ये फोर्स लगाना मैंने बंद कर दिया, ठीक है, अब मैं कोई फोर्स नहीं लगा रही, तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा फिर से। देखो 1 मिनट, देखो सबसे पहले मैंने इस पर फोर्स लगाया था अंदर से,
ये कुछ इस तरीके का पूरा स्ट्रेच होके बन गया। फोर्स रिमूव कर दिया, फोर्स जब रिमूव कर देंगे फिर से ये अपनी फर्स्ट वाली कंडीशन पे ही आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप सो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सेकंड केस आपके एनसीईआरटी ने दिया है शुगर और सोल्ट का, शुगर और सॉल्ट का। तो देखिए कहता है व्हाट अबाउट शुगर और सॉल्ट, चीनी और नमक का क्या, जब हम इनको डिफरेंट जार्स के अंदर रखेंगे तो क्या जो चीनी और नमक है अगर हम इनको किसी बर्तन के अंदर रख रहे हैं, किसी जार के अंदर रख रहे हैं, तो क्या चीनी और नमक उसकी ही शेप ले लेगा? आर दे सॉलिड, क्या ये सॉलिड्स हैं? अब देखो सपोज करो ये कोई बर्तन है, मैंने 2 बर्तन यहाँ पे बना दिए, कोई जार है सपोज, जो भी लगा लो आप इनको, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक में डाल दी चीनी, एक में डाल दिया कुछ नमक, इसमें डाल दिया सपोज करो मैंने सॉल्ट, इसमें डाल दिया मैंने शुगर। ये आपको क्लियर नहीं होगा, थोड़ी राइटिंग वो होगी। तो देखिए एक में मैंने डाल दिया सॉल्ट, एक में डाल दिया मैंने शुगर। तो बताइए अगर हम शुगर और सॉल्ट को किसी भी बर्तन में डाल रहे हैं तो जो शेप है शुगर की और सॉल्ट की वो तो फिक्स्ड ही रहेगी। किसी भी बर्तन में डाल दो, इनकी शेप बर्तन के अकॉर्डिंग तो नहीं चेंज होगी। चाहे हम उसको अपने हैंड में ले लें, चाहे हम शुगर और सॉल्ट को बर्तन में डाल दें, जो उनकी शेप है वो ही रहेगी। या फिर हम उसको प्लेट में रख दें, कटोरी में रख दें, हाथ में ले लें, जार में रख दें, बात तो एक ही है। शुगर और सॉल्ट वैसे ही रहेंगे जैसे वो देखने में दिखते हैं, जैसे वो हमें दिखते हैं। आई होप सो आपको रबर बैंड और शुगर और सॉल्ट का केस क्लियर हो गया होगा। अब कहते हैं स्पॉन्ज, व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज के बारे में क्या, इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई। जो स्पॉन्ज है कहता है वो तो सॉलिड है बट हम उसको फिर भी कॉम्प्रेस कर पाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि स्पॉन्ज जो है वो सॉलिड है फिर भी वो कॉम्प्रेस हो जाता है? क्योंकि जो स्पॉन्ज है उसके अंदर कुछ मिनट होल्स प्रेजेंट होते हैं। मिनट होल्स के अंदर जो एयर है वो ट्रैप्ड हो जाती है, ठीक है। कुछ छोटे छोटे मिनट्स होल हैं, उनके अंदर एयर ट्रैप्ड होगी। जैसे ही हम उसको प्रेस कर रहे हैं, जैसे ही हमने स्पॉन्ज को प्रेस किया तो जो एयर है वो बाहर निकलेगी, एयर एक्सपेल्ड आउट, जो एयर है वो बाहर निकलेगी, ठीक है। कंप्रेस अगर हम उसको करते हैं तो एयर अंदर आएगी, सिंपल सी इसमें मतलब कहानी है, एयर अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा है कि स्पॉन्ज के अंदर जो है वो मिनट होल्स प्रेजेंट है, मिनट होल्स प्रेजेंट है। मिनट होल्स के अंदर जो एयर है वो ट्रैप्ड हो जाती है। जैसे ही हम स्पॉन्ज को प्रेस कर रहे हैं तो एयर बाहर आ रही है, बाहर। जैसे ही हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो एयर अंदर आ रही है स्पॉन्ज के। क्लियर? आप सभी को स्पॉन्ज तो पता ही होगा, आपने देखा भी होगा। कुछ ऐसा सा होता है सॉफ्ट सा बिल्कुल, जिसको हम दबा भी सकते हैं, मतलब बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट। तो उसके अंदर छोटे छोटे मिनट होल्स होते हैं जो हमें नहीं दिखते बट होते हैं, जिसके अंदर जो हमारी एयर है वो ट्रैप्ड हो जाती है, जिसके अंदर जो हमारी एयर है वो ट्रैप्ड हो जाती है। जैसे हम उसको प्रेस कर रहे हैं एयर बाहर निकल रही है, जैसे हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं एयर अंदर आ रही है, ठीक है। तो आज हमने ये सॉलिड स्टेट का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है। कल हम सॉलिड स्टेट की एनसीईआरटी को भी रीड करेंगे और आपको मैं बताऊंगी कि एनसीईआरटी में यही सब चीज़ें हैं जो हमने आज पढ़ी हैं। तो कल एनसीईआरटी रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना फॉर अपकमिंग वीडियोस, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप वीडियो तो देखते हैं कंप्लीट बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि डेली वीडियोस बनाने में आपको पता ही है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लिक्विड स्टेट। थैंक यू सो मच।